Good evening, students. So, this is lecture number 22 of Bharatiya Saksh Adhiniyam 2023, and in this lecture, we are going to conclude our discussion upon primary and secondary evidence. तो आज के लेक्चर में हम बहुत सारे सेक्शंस को कवर करने वाले हैं एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इन लेक्चर्स की जो नोट्स है वो मैं पैरेलली टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अपॉन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। आज हमें बहुत सारे सेक्शंस को कवर करना है, ठीक है। हम लोग सेक्शन 56 से शुरू करेंगे, 57 करेंगे, 58 करेंगे एंड 59 एंड एट लास्ट 60, ठीक है। फिर इसके साथ में हमें और भी सेक्शंस को कवर करना है, दैट इज सेक्शन 75, 76 एंड 78, दैट इज टू बी रेड विथ सेक्शन 58 क्लॉज 1, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोविजंस को वी विल रीड विथ सेक्शन 58 क्लॉज 1 एंड अलॉन्ग विद दैट आज हम लोग डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है ये भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन को। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के रिगार्डिंग, एक बार इसको समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग प्रोविजंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले ये समझा था कि जब हम बात करते हैं एविडेंस की तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज ई evidence can be categorized into two categories: oral evidence and documentary evidence. अब जो documentary evidence है ये भी कई सारी कैटेगरीज में फर्दर कैटेगराइज्ड हो सकता है, ठीक है। आज जो हमारा डिस्कशन है वो ये है कि हमें करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। जब हम बात करते हैं प्राइमरी एविडेंस की, ठीक है, तो प्राइमरी एविडेंस बेसिकली क्या होता है? द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है उसी को हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। अब इसका अगर कोई फोटोग्राफ हो या फिर कोई प्रिंट हो या कोई फोटोकॉपी हो तो वो सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? सेकेंडरी एविडेंस में। अब हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन पहले ही कर ली थी, जैसे कि हमने ये समझा था कि डिस्पोजिटिव एंड नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो कि हमने सेक्शन 94 एंड 95 के अंदर बहुत डिटेल में समझा था। तो हमने ये समझा था कि और लाइक अगेन डिस्पोजिटिव एंड नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट जो है ये भी फर्दर कैटेगराइज्ड हो सकते हैं इनटू वॉलंटरली reduced into writing and required by law to be reduced into writing। तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि सेक्शन 94 जो है वो डील करता है डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट वॉलंटरली reduced into writing and required by law to be reduced into writing and नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी reduced into writing। हमने समझा था सेक्शन 94 क्या बोलता है, ये बताता है कि भाई अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर मैटर को डॉक्यूमेंट में डाला है तो आपको उस डॉक्यूमेंट से ही उस मैटर को प्रूफ करना है। अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड किया है तो उस ट्रांजैक्शन को आप उस डॉक्यूमेंट से ही प्रूफ कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमने 95 में ये पढ़ा था कि अगर उस ट्रांजैक्शन में आपने कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरिएशन या कुछ भी ऐसा किया है तो उसको भी अगेन आपको एक डॉक्यूमेंट से ही प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसमें हमने इसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, वो हमें अभी डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जब हम लोग बात एविडेंस की करते हैं तो एविडेंस दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो अगेन कई सारे कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। जैसे पहली कैटेगरी ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड द अदर कैटेगरी इज डिस्पोजिटिव एंड नॉन डिस्पोजिटिव। डिस्पोजिटिव एंड नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट से सेक्शन 94 95 डील करता है एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस से सेक्शन 56 से लेके उसके आगे के प्रोविजंस डील करते हैं, ठीक है। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? उस डॉक्यूमेंट की कोई फोटोकॉपी, उसका कोई फोटोग्राफ, ठीक है, ओरल अकाउंट, ओरल एडमिशन वगैरह वगैरह, दीज ऑल आर secondary evidence. Is that clear? Now, हमने सेक्शन 54 कवर किया था जिसमें क्या लिखा हुआ था कि आप ओरल एविडेंस किसी भी मैटर पे दे सकते हो, ठीक है। हम आपको ओरल एविडेंस देने के लिए अलाउड कर रहे हैं ऑन एनी मैटर, बट आप किसी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपको किसी
डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करना है तो उसके लिए हम आपको ओरल एविडेंस देने से प्रोहिबिट कर रहे हैं, रादर आपको वो डॉक्यूमेंट ही कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर वो डॉक्यूमेंट आपको प्रूव करना है तो। ठीक है, नाउ जब हम बात करते हैं एविडेंस की तो हमने इसका काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया था एंड ओरल एविडेंस हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हमें समझना है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है एंड डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट क्या होता है। नाउ डॉक्यूमेंट मीन्स, अब देखिए यहाँ पे टर्म क्या यूज हुआ है, मीन्स। इसका मतलब क्या है, ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव है। अगर मीन्स एंड इंक्लूड्स यूज होता तो क्या होता कि डेफिनेशन जो है वो एग्जॉस्टिव है बट देयर कैन बी फर्दर इलस्ट्रेशन। ठीक है, अगर इंक्लूड्स यूज होता तो क्या होता कि द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव इन नेचर, मतलब इसमें फर्दर एडिशंस किए जा सकते हैं बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो जहां पे भी आप मीन्स पढ़ते हो इसका मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो एग्जॉस्टिव है। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जो हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर है वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। आइए इसको समझते हैं यहाँ पर ये क्या बोल रहा है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है एक्सप्रेस्ड एंड डिस्क्राइब्ड में? क्या मतलब होता है एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड का? एक्सप्रेस का मतलब होता है टू कन्वे समथिंग। ठीक है, अब आप कन्वे क्या क्या कर सकते हो? आप कन्वे कर सकते हो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को। तो जब भी आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस या थॉट्स को कन्वे करते हो तो हम कहते हैं कि आपने एक्सप्रेस किया है। और जब हम कहते हैं डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब्ड, तो इसका मतलब है टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव डिटेल्स, फीचर्स और क्वालिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मान लो कोई डायग्राम है जो किसी बिल्डिंग के लेआउट को बता रहा है। ठीक है, देखिए हम एक्सप्रेस कब करते हैं, जब आप कोई चीज कन्वे करो, आप बताओ, अपने इमोशंस को बताओ। ठीक है, और हम डिस्क्राइब कब करते हैं, जब आप किसी चीज के डिटेल्स को, किसी चीज के फीचर्स या डिटेल्स को बताते हो। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, मतलब कोई भी ऐसा मैटर जो आपने एक्सप्रेस किया हो या फिर कोई ऐसा मैटर जो आपने डिस्क्राइब किया हो। डिस्क्राइब जैसे क्या हो गया, आपने प्रॉपर डिस्क्राइब किया हो कि जिस वेपन से आपका मर्डर किया गया है। ठीक है, मान लो किसी ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में ये डिस्क्राइब किया है कि उसका किस वेपन से मर्डर कॉज किया गया है। अब वो डिस्क्राइब कैसे किया, उसने गन का पिक्चर बना दिया और उससे ये असरटेन कर लिया गया कि किस पर्टिकुलर गन का यूज किया गया था मर्डर कॉज करने के लिए। ठीक है, एक्सप्रेस करना मतलब आपने एक्सप्रेस किया है यहाँ पर कि आपके इमोशंस किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में कैसे है। मान लो किसी इंसान को कोई इंसान पसंद नहीं है तो उसने एक डॉक्यूमेंट में एक्सप्रेस किया है कि मेरे को ये पर्टिकुलर इंसान पसंद नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड। अब यहां पे ये अदरवाइज रिकॉर्डेड का मतलब क्या है, दिस वुड इंक्लूड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, सीसीटीवी फुटेज, क्लाउड स्टोरेज एक्सेट्रा। ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डेड में जो भी लाइक डॉक्यूमेंट्स को आप स्टोर करते हो, लाइक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करते हो, वो अदरवाइज रिकॉर्डेड के अंदर कवर्ड हो जाएगा। अपॉन एनी सब्सटेंस, अब देखो जो ये वर्ड सब्सटेंस है इसको हमने क्या लिखा है, अपॉन एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस। अब ये एनी सब्सटेंस में कुछ भी आ जाएगा, इट मे इंक्लूड लाइक यू नो अ पेपर, अ रॉक। ठीक है, कुछ भी लाइक कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ी टैंजिबल इन नेचर, इसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब कुछ सब्सटेंस के अंदर कवर हो जाएगा। इट कैन बी एनीथिंग विच कैन बी टच्ड इज अ सब्सटेंस हियर। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स लाइक ABCD, फिगर्स लाइक आपने कुछ फिगर बना दिया है, मार्क्स लाइक जैसे होता है ना कि आप स्टॉप सिग्नल पे रुकते हो तो स्टॉप साइन एक होता है, वो मार्क होता है। और एनी अदर मीन्स बाय एनी और एनी अदर मीन्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। आप या तो उसको डिस्क्राइब या एक्सप्रेस किए बाय एनी ऑफ द मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क, या तो इनमें से आपने किसी एक से ज़्यादा मीन्स का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड। अब यहाँ पर जो आपने चीज डिस्क्राइब या एक्सप्रेस किया है उसको आपका इंटेंशन था यूज करने का एज एन एविडेंस, या फिर आपका इंटेंशन नहीं था एविडेंस यूज करने के लिए, बट दैट पर्टिकुलर थिंग मे बी यूज्ड और कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, फिर से इसको पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा मैटर जिसको आपने एक्सप्रेस किया हो, ठीक है, आपने कन्वे किया हो अपने फीलिंग को, या फिर डिस्क्राइब किया हो आगे, और अदरवाइज रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मतलब आपने उसको स्टोर किया हो, अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और एनी अदर मीन्स,
or by more than one of those means. Intended to be used. इंटेंडेड टू बी यूज क्या पे मतलब क्या है कि आपका इंटेंशन था कि उस मैटर को एक्सप्रेस या डिस्क्राइब करके आप फ्यूचर में उसको एज ए रेफरेंस यूज करो, एज एन एविडेंस यूज करो, और विच मे बी यूज्ड. आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इस पर्टिकुलर चीज़ को जिसको आपने डिस्क्राइब या एक्सप्रेस किया है इसको आपको फ्यूचर में यूज़ करना है एज एन एविडेंस, बट स्टिल इट कैन बी यूज्ड. हम यहाँ प्रोहिबिशन नहीं लगा सकते इस चीज़ का कि जब आप इस इंटेंशन से किसी चीज़ को रिकॉर्ड करो फॉर फ्यूचर रेफरेंस या फिर फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस, तभी हम उसको हम डॉक्यूमेंट कैटेगरी में फॉल करवाएंगे. इवन अगर वो किसी भी इंटेंशन से रिकॉर्ड नहीं किया गया था बट स्टिल उसका कोई यूज़ आ सकता है, तब भी उसको हम डॉक्यूमेंट कैटेगरी में डालेंगे. आगे, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स. और आपका पर्पज क्या था? उस पर्टिकुलर मैटर को रिकॉर्ड करना. इज दैट क्लियर? आइए इसके इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं. अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट. क्लियर है ये? नेक्स्ट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स. अच्छा, लिथोग्राफी क्या होता है? देखिए, मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा कि लिथोग्राफी क्या होता है. लिथोग्राफी ना एक प्रकार का आर्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ क्या होता है लिथोग्राफी. इसमें ऐसे होता है ना कि एक पत्थर के ऊपर एक डिज़ाइन बनाया जाता है, ठीक है. यहाँ पे डिज़ाइन बनाया जाता है किसी ग्रेइश से, क्रेयॉन से या किसी पेंसिल से, ठीक है. और फिर उसके बाद क्या होता है ना कि उसके ऊपर एक पेपर डाल के उस डिज़ाइन को उस पर छापा जाता है. दैट्स कॉल्ड लिथोग्राफी, ठीक है. और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स. नेक्स्ट है, अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट. अब यहाँ पे मैप और प्लान अगर आपने बनाया है तो यहाँ पे आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हो या डिस्क्राइब कर रहे हो? आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हो. तो अ मैप और प्लान इज डिस्क्राइब्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज अ डॉक्यूमेंट. अगेन, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट. जब आप किसी मेटल प्लेट पर एक इंस्क्रिप्शन डाल देते हो, लेटर्स या फिगर्स या मार्क्स के थ्रू, जैसे होता है ना आपका जो नंबर प्लेट होता है गाड़ी का, उसकी बात हो रही है यहाँ पे. एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन, किसी पत्थर के ऊपर भी आपने कोई इंस्क्रिप्शन डाला है तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है. अ कैरिकेचर, अ कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट. कैरिकेचर क्या होता है? आपने किसी का कोई कार्टूनिश सा फिगर बना दिया है, ठीक है, जो किसी पर्सन को इमिटेट कर रहा है, उसकी तरह दिख रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट. आगे, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स on computers, laptop or smartphone, messages, websites, locational evidence and voicemail messages stored on digital services are document. Digitally अगर आप किसी भी मैटर को स्टोर कर रहे हो, that is also a document. Is that clear? Okay. So ये आपको समझ में आ गया कि डॉक्यूमेंट क्या होता है. डॉक्यूमेंट ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि आप या तो एक्सप्रेस किए हो या तो डिस्क्राइब किए हो, ठीक है. एंड नाउ ये एक्सप्रेशन या डिस्क्रिप्शन it can be in form of letter, it can be through the means of letters, figures or marks or any other mean, ठीक है. चाहे आपने उसको इस इंटेंशन से रिकॉर्ड किया हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस और फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस, चाहे आपने किसी भी पर्पज से उसको रिकॉर्ड नहीं किया हो बट उसका यूज आ सकता है एज एन एविडेंस, तो अगेन ये क्या होगा? ये एक डॉक्यूमेंट होगा. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अब क्लॉज 1 तो हमने कवर कर लिया था तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. क्लॉज 2, ऑल डॉक्यूमेंट्स including electronic or digital record produced for the inspection of the court, and such documents are called documentary evidence. जिन भी documents, that would also include electronic or digital record, जिनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ इट्स इंस्पेक्शन, कि कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेगा, उनको इंस्पेक्ट करेगा, these documents are called as documentary evidence. Any document which is produced before the court in law for the purpose of inspection is called as documentary evidence. Is that clear? यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है एंड डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है. नाउ अब हमने कुछ डिस्कशन और की थी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के रिगार्डिंग. हमने एक सवाल कवर किया था जब हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के डिस्कशन को शुरू किए थे कि आखिर हम डॉक्यूमेंट क्रिएट क्यों करते हैं, ठीक है. ठीक है, एक तो हम पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट क्यों करते हैं, एंड दूसरा सवाल ये था कि ओरल एविडेंस हम क्यों नहीं अलाउ करते इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ठीक है. ये सवाल आपको याद होगा. तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि द पर्सन मे बी मिस्टेकन इन देयर रिकलेक्शन. दिस वॉज ऑल्सो हेल्ड इन विंसेंट वर्सेस कोड केस, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है. देयर कैन बी exaggeration, inconsistency and false statements. Also, if
द इंटेंशन ऑफ द पार्टी is to record a transaction for perpetuity, then the court cannot defy the intention of the parties. इन सारे रीजंस की वजह से हम ओरल एविडेंस अलाउ नहीं करते इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते टू प्रूव अ डॉक्यूमेंट, आपको वो डॉक्यूमेंट ही कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसको प्रूव करने के लिए। और ये चीज़ कहाँ पे बोला गया है? ये बोला गया है सेक्शन 94 BSA के अंदर कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है तो उस डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस करिए, वहाँ पे हम ओरल एविडेंस अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ तो हमने किस सवाल का जवाब अभी समझा? हमने इस सवाल का जवाब समझा कि आखिर हम ओरल एविडेंस क्यों नहीं अलाउ करते इन द केसेस ऑफ डॉक्यूमेंट। बिकॉज पहला इसका रीजन ये है कि अगर हमने ओरल एविडेंस अलाउ कर दिया तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो पार्टी है वो मिस्टेक कर जाए रिकलेक्ट करने में कि उन्होंने डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था। किसी भी बंदे को एक एक वर्ड याद नहीं रहेगा कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। दूसरी चीज, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर कोई भी पार्टी किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ओरल एविडेंस दे रही है तो वो उसमें एग्जैजरेशन करेंगी। There can be a possibility that there would be inconsistency in the oral evidence, and the party can also intentionally give false evidence regarding the document. ठीक है, now एंड ये भी हमने समझा कि अगर पार्टीज की इंटेंशन ये थी कि वो किसी मैटर को, किसी ट्रांजेक्शन को लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड करना चाहते, इन परपेचुटी रिकॉर्ड करना चाहते, तो जो कोर्ट है वो पार्टीज के इंटेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकती। अगर पार्टी का इंटेंशन ही यही है कि किसी मैटर को डॉक्यूमेंट करो तो आपको उस डॉक्यूमेंट से ही उस मैटर को प्रूव करना पड़ेगा, ओरल एविडेंस हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, आई होप अगर आप लेक्चर्स देख रहे होंगे ध्यान से तो आपको याद होंगी। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 54 क्या कहता है? ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। हर एक फैक्ट को, हर एक रेलेवेंट फैक्ट, जब लोग यहाँ पे बात फैक्ट की करते हैं तो हम किसकी कर रहे हैं? रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। तो हर एक रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को प्रूव किया जा सकता है बाय गिविंग ओरल एविडेंस एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नाउ सेक्शन 56 प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। 56 जो है ये एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है। ये डिक्लेयर ये करता है कि एक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को आप प्रूव कर सकते हो ईदर थ्रू प्राइमरी एविडेंस दैट इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और बाय सेकेंडरी एविडेंस दैट कैन ईदर बी इट्स कॉपी, अ फोटोग्राफ और एनीथिंग। ठीक है, नाउ 57 प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस का क्या डेफिनेशन दिया गया 57 के अंदर कि प्राइमरी एविडेंस वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है फॉर इट्स इंस्पेक्शन। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द मैटर जिसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है ताकि कोर्ट उसको इंस्पेक्ट कर सके एंड देन देयर आफ्टर वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर सके कि इस डॉक्यूमेंट पे रिलाई करना है कि नहीं करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ अगेन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई करना भी है तो आप कब रिलाई कर सकते हो? व्हेन द डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू अ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। मतलब जब वो डॉक्यूमेंट किसी रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, सिर्फ तभी कोर्ट उस डॉक्यूमेंट पे रिलाई करेगी। और ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ा है? ये चीज़ हमने यहाँ समझा है सेक्शन 3 रेड विथ सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 रेड विथ सेक्शन 168 BSA। क्या बोलता है सेक्शन 3 BSA का? कि एविडेंस आप खाली दे सकते हो टू प्रूव द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। 141 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर कोई भी पार्टी किसी भी रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करना चाहती है, ठीक है, तो वहां पर जो दूसरी पार्टी या तो कोर्ट जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि भैया एक बात बताओ, जो फैक्ट आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो ये किस प्रकार से किसी रेलेवेंट फैक्ट से रिलेट करता है। एंड देन देयर इज सेक्शन 168 प्रोवाइजो जो ये कहता है कि द जजमेंट शैल ऑलवेज बी बेस्ड अपॉन रेलेवेंट फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड। ठीक है, सो 57 का पहला पार्ट क्या कहता है? प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। पहला है वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्या मतलब हुआ इसका?
देखिए, हम किसी भी प्रोविजन के एक्सप्लेनेशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि वो एक्सप्लेनेशन जो है दैट इज ऑलरेडी इम्प्लिसिट इन द प्रोविजन, हम बस उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं। मतलब अगर ये एक्सप्लेनेशंस नहीं भी रहेंगे तब भी बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन इन सारी बातों को प्रोविजन के अंदर से निकाला जा सकता है। लेकिन इसको एक्सप्लिसिटली लिख के हमने क्या किया है, हमने कोई भी फ्यूचर यहाँ पर इंटरप्रिटेशन को लेके इशू ना हो इसलिए हमने इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया। तो जब भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो वो जो मैटर एक्सप्लेनेशन में लिखा होता है वो पहले ही जनरल क्लॉज के अंदर इम्प्लिसिट होता है, बस हम उसको एक्सप्रेसली मेंशन कर रहे हैं। तो पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर मान लो सपोज ए और बी, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ रिगार्डिंग अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट था उसके कई सारे पार्ट्स बना दिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक पार्ट के अंदर उन्होंने पूरे मैटर को नोट डाउन किया कि हमारे बीच में ट्रांजैक्शन किस चीज का हो रहा है। एक पार्ट के अंदर उन्होंने ट्रांजैक्शन में कितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसके रिगार्डिंग सारे मैटर को नोट डाउन कर दिया, ठीक है। और एक पार्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, सपोज डिलीवरी कहां पे करनी है उसके रिगार्डिंग जो मैटर्स है उसको नोट डाउन कर दिया। तो यहां पर क्या किया, यहां पर एक ट्रांजैक्शन के 3 पार्ट्स क्रिएट किए गए। सपोज ए और बी के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि बी ए को 100 kg राइस सप्लाई करेगा और ए जो है उसके बिहाफ में पेमेंट करेगा, जितना भी पेमेंट इन्वॉल्व हो वहां पर, ठीक है। तो इन्होंने पूरा जो मैटर है रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन उसको एक डॉक्यूमेंट में डाल दिया, ठीक है, एक पार्ट में डाल दिया। फिर उसके बाद कितना पेमेंट होगा, कैसे पेमेंट किया जाएगा, वो एक दूसरे डॉक्यूमेंट में उसको डाल दिया। और डिलीवरी का फॉर्मेट क्या होगा, मोड क्या होगा, कौन डिलीवर करेगा, कौन जाके डिलीवरी को कलेक्ट करेगा, ये सारा इन्होंने एक और पार्ट में डाल दिया। तो यहाँ पर 3 पार्ट में पूरे ट्रांजैक्शन को कवर किया गया। तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जितने भी सेवरल पार्ट्स को यहाँ पर के थ्रू ट्रांजैक्शन को कवर किया गया है, ये सारे के सारे पार्ट्स क्या है, दे ऑल आर प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया आपको ये चीज? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, each counterpart being executed by one or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the parties executing it. Now, जब भी हम सेक्शन 57 एक्सप्लेनेशन 2 को पढ़ते हैं तो हमेशा ही हम इसको कवर करते हैं विद सेक्शन 58 क्लॉज 4 इसके साथ, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों कनेक्टेड कैसे हैं। नाउ इफ यू रीड सेक्शन 57 एक्सप्लेनेशन 2, यहां पे क्या कहा है, जब एक डॉक्यूमेंट को काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट किया गया हो। अब काउंटर पार्ट का यहां पे मतलब क्या है कि एक ही डॉक्यूमेंट के कई सारे ओरिजिनल कॉपीज हैं, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट का मतलब यह है कि एक ही डॉक्यूमेंट के कई सारे ओरिजिनल कॉपीज क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। नाउ ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल देके। सपोज हमारे पास 4 पार्टीज हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। जो पहला डॉक्यूमेंट है ये एग्जीक्यूट किया गया है ए बी एंड सी के द्वारा। सेकेंड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है बी सी एंड डी के द्वारा। ये किया गया है डी ए एंड बी के द्वारा, और ये किया गया है चलो इन्हीं को रहने दो, 3 ही रहने दो, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन है, इसको 3 डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड किया गया है। अब जब हम यहाँ बात करते हैं एग्जीक्यूट करने की, मतलब इस डॉक्यूमेंट पे ए का सिग्नेचर है, बी का सिग्नेचर और सी का सिग्नेचर है। इस डॉक्यूमेंट पे बी का सिग्नेचर है, सी का सिग्नेचर और डी का सिग्नेचर है। इस पर डी का है, ए का है और बी का है। 4 पार्टीज है हमारे पास, लेकिन चारों पार्टीज जो है हमारे पास, इन चारों का एक सिंगल डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं है, ठीक है। सबका अलग अलग डॉक्यूमेंट पे अलग अलग सिग्नेचर है, समझ में आ गया। लेकिन ये चारों ही इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में पार्टीज हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, सो दे ऑल आर काउंटर पार्ट। डॉक्यूमेंट सेम है, बस उनको एग्जीक्यूट डिफरेंट पार्टीज के द्वारा किया गया है। ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट। यहां पर जो ये डॉक्यूमेंट है, जिन भी पार्टीज ने इन डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया, फॉर एग्जांपल अगर हम इस डॉक्यूमेंट को लेते हैं, इसको ए बी और सी ने एग्जीक्यूट किया है,
तो ये डॉक्यूमेंट जो है इट विल बी अ प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट ए, बी एंड सी। ठीक है, नाउ 58 क्लॉज 4 क्या कहता है? काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, एंड दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विल बी अ सेकेंडरी एविडेंस अगेंस्ट डी। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार कहीं अच्छे से बना के समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, ओके, एक बार इसको पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन 2 को। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट। नाउ यहां पे कर लेते हैं इसको। हमारे पास 4 पार्टीज हैं, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, अब ए, बी, सी और डी, हाँ ठीक है, अब यहां पर क्या है ना कि ए, बी, सी एंड डी जो है ये किसी एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं रहते, ये लोग अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स इनको क्रिएट करने थे चारों साथ में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे, बट पॉसिबिलिटी ये थी कि एक डॉक्यूमेंट को 2 या 2 से अधिक पार्टी एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन सारे नहीं कर सकते थे। तो सपोज क्या हुआ कि हमने 3 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया, हमने 3 काउंटर पार्ट क्रिएट किया, मतलब एक ओरिजिनल का 3 काउंटर पार्ट क्रिएट किया, यानी 3 ओरिजिनल क्रिएट किए। ठीक है, अब एक डॉक्यूमेंट को जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ, तो एक डॉक्यूमेंट को ए, बी एंड सी ने एग्जीक्यूट किया, मतलब उन्होंने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर दिया। ध्यान रहे तीनों ही डॉक्यूमेंट सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट को बी, सी और डी ने एग्जीक्यूट कर दिया, एक डॉक्यूमेंट को डी, ए और सी ने एग्जीक्यूट कर दिया। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 57 एक्सप्लेनेशन 2, इस डॉक्यूमेंट को ए, बी और सी ने एग्जीक्यूट किया है, उन्होंने सिग्नेचर किया है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है इट विल बी अ प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट ए, बी एंड सी। ठीक है, अब जब इस डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो यहां पर ये प्राइमरी एविडेंस होगा अगेंस्ट बी, सी एंड डी। ठीक है, हाँ, तो ये किसके अगेंस्ट होगा? बी, सी एंड डी, इनके अगेंस्ट में ये एक प्राइमरी एविडेंस होगा, और ये डी, ए और सी के अगेंस्ट में एक प्राइमरी एविडेंस होगा। मतलब जिस भी डॉक्यूमेंट को जो भी पार्टी एग्जीक्यूट करेगा उसके अगेंस्ट में वो एक प्राइमरी एविडेंस होगा, और जो भी पर्टिकुलर पार्टी, उस डॉक्यूमेंट में एक पार्टी तो शो किया गया है लेकिन उसमें उसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। ठीक है, तो अगर उसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एविडेंस। मतलब क्या, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, जो पहला डॉक्यूमेंट हमारे पास है, इसको डी ने एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो ये डी के लिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एविडेंस फॉर डी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह है कि मान लो डी को ए, बी और सी के अगेंस्ट में कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है। ठीक है, और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर वो अगर इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करता है कोर्ट में, इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अगर कोर्ट में प्रोड्यूस करता है, तो यहां पर ये डॉक्यूमेंट जो है ये एक प्राइमरी एविडेंस होगा अगेंस्ट ए, बी एंड सी के। ठीक है, नाउ अब ए, बी एंड सी को डी के अगेंस्ट में सूट इंस्टीट्यूट करना है, और डी वाला जो डॉक्यूमेंट था एग्जीक्यूट वाला वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये दोनों डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ए, बी एंड सी क्या कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं अगेंस्ट डी, लेकिन जब वो डी के अगेंस्ट में इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये होगा एक सेकेंडरी एविडेंस। क्यों? क्योंकि डी ने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया है। इज दैट क्लियर? तो जो भी पर्टिकुलर पार्टी किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करेगा वो डॉक्यूमेंट उस पार्टी के अगेंस्ट में प्राइमरी एविडेंस होगा, और जो नहीं करेगा एग्जीक्यूट उसके अगेंस्ट में वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सेकेंडरी एविडेंस होगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 58 क्लॉज 4। अब इन दोनों को एक बार दोबारा पढ़ के समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 57 एक्सप्लेनेशन 2, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, मतलब उसकी कई सारी कॉपीज बना दी गई और काउंटर पार्ट के थ्रू एग्जीक्यूट किया गया। मतलब एक कॉपी कुछ पार्टीज ने एग्जीक्यूट किया और एक कॉपी कुछ पार्टीज ने एग्जीक्यूट किया। अब देखिए ऐसा कब किया जाता है? जैसे मान लो एक डॉक्यूमेंट है, मतलब मान लो पार्टीज हैं, ठीक है, वो पर्सनली एक ही प्लेस पर अवेलेबल नहीं है डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। मान लीजिए एक इंडिया में रहता है, एक यूएस में रहता है, तो अब ना वो इंडिया वाला यूएस जा सकता है ना यूएस वाला इंडिया आ सकता है डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे, इंडिया में रह के इंडिया वाला उसको साइन कर देगा और यूएस में रह के यूएस वाला उसको साइन कर लेगा। इस तरीके से भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं।
ठीक है, ये परफेक्टली वैलिड ट्रांजैक्शन है। जरूरी नहीं है कि एक ही डॉक्यूमेंट पे सारे पार्टीज के सिग्नेचर हो। अगर कंटेंट सेम है, ट्रांजैक्शन सेम है डॉक्यूमेंट के ऊपर, और एक पार्टी कहीं और बैठ के उसके साइन कर रहा है और एक पार्टी कहीं और बैठ के उस पर साइन कर रहा है, इस तरीके से भी एग्रीमेंट्स को किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये उन सिचुएशन से डील कर रहा है जहां पर लाइक पार्टीज एक जगह पर नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने सिग्नेचर किया है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली। यहाँ पर ये नहीं लिखा है बाय ऑल द पार्टीज, जानबूझ के यहाँ पे लैंग्वेज यही डाला गया है बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसा है कि सारी पार्टीज मिलके एक ही डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती थी। ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट। तो जितने भी पार्टीज ने किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, उनके अगेंस्ट में वो एक प्राइमरी एविडेंस होगा। और सेक्शन 58 क्लॉज 4 क्या कहता है, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। अब किसी पार्टी का नाम मेंशन्ड है उस डॉक्यूमेंट के अंदर, बट उसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसने साइन नहीं किया है, तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट में क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस। इज दैट क्लियर? नाउ क्लॉज 3। अब क्लॉज 3 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बट आई एम हियर टू मेक इट ईजी। नाउ सेक्शन 57 एक्सप्लेनेशन 3, वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, एज in the case of printing, lithography or photography, each is primary evidence of the contents of the rest, but where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original. For example, मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप कभी प्रिंटिंग प्रेस पे गए होंगे जहाँ पे न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, ठीक है, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है कि वो कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर बना के फिर उसकी कॉपीज निकाल देते हैं। वहां पे जो प्रोसीजर होता है वो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रोसेस होता है मतलब क्या, कि एक ही बार में कई सारी ओरिजिनल कॉपीज निकाली जाती है। ठीक है, एक ही बार में कई सारी ओरिजिनल कॉपीज निकाली जाती है। फॉर एग्जांपल, उसका एक पीडीएफ तैयार कर लिया जाता है, ठीक है, फिर उस पीडीएफ का ओरिजिनल कॉपी खूब सारा निकाल दिया जाता है। तो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स निकाले जा रहे हैं एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू, ये सारे के सारे क्या होंगे, प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब कि अगर आपने एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से कई सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाया है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, प्राइमरी एविडेंस। लेकिन मान लो आपने क्या किया, आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, ठीक है, फिर उस डॉक्यूमेंट की कई सारी कॉपीज निकाल दी, तो यहां पर प्राइमरी एविडेंस क्या होगा, दैट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और जो इसकी कॉपीज निकाली गई है, ये सारे की सारी चीजें क्या होंगी, ये सेकेंडरी एविडेंस होंगी। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। ओके, अब इसको ध्यान से समझते हैं। एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू कई सारी कॉपीज बनाई गई, ठीक है, एक पीडीएफ के थ्रू कई सारी कॉपीज बनाई गई। तो जो सारी की सारी कॉपीज आप एक बार में बना रहे हो, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, लेकिन मान लो आपने खाली एक डॉक्यूमेंट बनाया, फिर उस डॉक्यूमेंट का आपने कई सारा फोटोकॉपी निकाल दिया, तो जितनी फोटोकॉपीज आपने निकाली वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, सेकेंडरी एविडेंस, एंड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विल बी प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, अब इसमें एक एस्पेक्ट आपको और समझना है। एक डॉक्यूमेंट का एक पीडीएफ बनाया गया, ठीक है, अब एक पीडीएफ का प्रिंट निकाला गया, सपोज उसका 30 प्रिंट निकाला गया मार्च में, ठीक है, तो ये 30 प्रिंट्स निकाले गए, ये सारे के सारे क्या होंगे, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, उस पीडीएफ में कोई भी चेंज नहीं किया गया, ठीक है, दैट पीडीएफ वाज नेवर टच्ड, एंड अगेन अप्रैल में उसकी 30 कॉपीज निकाली गई। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये 30 कॉपीज और ये 30 कॉपीज, क्या ये दोनों ही प्राइमरी एविडेंस होंगी एक दूसरे की? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ये एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से नहीं बनाया गया है। ये आपका जो 30 कॉपीज क्रिएट किया गया, ये एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से क्रिएट किया गया है। यूनिफॉर्म प्रोसेस हम कब कहते हैं, जब कोई डिले ना हो, जब कोई हिंड्रेंस ना हो, लगातार चीजें हो रही हैं। तो आपने लगातार 30 कॉपीज निकाल दी, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, प्राइमरी एविडेंस एक दूसरे की। नाउ अब जो आपने ये अप्रैल में 30 कॉपी निकाली है ना, ये इस यूनिफॉर्म प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये अप्रैल के प्रोसेस का पार्ट है, इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म प्रोसेस। तो यहां पे जो 30 कॉपीज निकाली गई हैं, ये इसकी प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी, लेकिन ये 30 कॉपीज खुद में प्राइमरी एविडेंस होंगी। बट ये 30 कॉपीज इनकी प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको ये चीज?
ये 30 कॉपीज इसकी प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगी, लेकिन ये 30 कॉपीज खुद में प्राइमरी एविडेंस होंगी, क्योंकि अगेन इनको एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से निकाला गया है। लेकिन आप अप्रैल वाली कॉपीज से मार्च वाली कॉपीज को प्रूव नहीं कर सकते एज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट। आपको इसको एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ही मानना पड़ेगा जब आप इसको मार्च वाली कॉपी से कंपेयर करोगे। लेकिन सिर्फ जो अप्रैल की कॉपीज बनी है वो एक दूसरे में प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन जब उसको हम मार्च वाले से कंपेयर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कुछ कवर करने के लिए है। वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। मैंने बताया ना मार्च और अप्रैल वाला, मार्च में आपने जितनी कॉपीज बनाई वो सब एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बना है, उसमें कोई भी डिले नहीं हुआ है, ठीक है, बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं हुआ है, तो वो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से क्रिएट हुआ है एंड दैट्स व्हाई ऑल द कॉपीज आर प्राइमरी एविडेंस। फिर जब आपने अप्रैल में जो डॉक्यूमेंट्स बनाया वो डॉक्यूमेंट्स जब आपस में कंपेयर किए जाएंगे तो प्राइमरी एविडेंस होंगे एक दूसरे के, लेकिन जब उनको मार्च के डॉक्यूमेंट से कंपेयर किया जाएगा तो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएंगे। एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, each is primary evidence of the contents of the rest, but where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original। अब आपने क्या किया, एक न्यूज़पेपर बनाया, ठीक है, अब उस न्यूज़पेपर का आपने कई सारा फोटोकॉपी निकाल दिया, तो वहां पे जो उसकी फोटोकॉपीज है वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगी ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट ओरिजिनल न्यूज़पेपर विल बी द प्राइमरी एविडेंस। जितनी भी फोटोकॉपीज आपने उसकी क्रिएट की है वो सारी की सारी क्या होंगी, सेकेंडरी एविडेंस। इज दैट क्लियर? नाउ अब इसको हम पढ़ते हैं विद सेक्शन 58 क्लॉज 2, ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। क्या है, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेसेस विच इन देमसेल्व्स इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। जो आपने मैकेनिकल प्रोसेस से लाइक फोटोकॉपी के थ्रू या प्रिंटिंग के थ्रू या किसी प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू आपने जो उसकी कॉपीज क्रिएट की है वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, सेकेंडरी एविडेंस। अभी हमने समझा ना, आपने एक ओरिजिनल निकाल दिया प्रिंट के थ्रू और फिर उस ओरिजिनल की कई सारी कॉपीज निकाली, तो जो कॉपीज आपने निकाली वो सारी की सारी सेकेंडरी एविडेंस होंगी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 58 क्लॉज 2। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, नाउ एक्सप्लेनेशन 4, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, वेयर वर वी? Explanation 4. Now, where an electronic or digital record is created or stored and such storage occurs simultaneously or sequentially in multiple files, each such file is primary evidence। अगर कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको स्टोर किया गया है इधर साइमल्टेनियसली या फिर सीक्वेंशियली इन मल्टीपल फाइल्स, तो वो सारी की सारी फाइल्स क्या होंगी, प्राइमरी एविडेंस। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो आप जब व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो जो व्हाट्सएप का चैट है वो आपके पास भी होता है, जो रिसिपिएंट होता है जिसको आप चैट भेजे होते हो इसके पास भी ये चैट होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ये फ़ोन के स्टोरेज में भी चला जाता है, लाइक आप उन चैट्स को रिकवर कर सकते हो अगर आप डिलीट कर दो तो, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीज़ें चाहे वो आपके फ़ोन में हो, आपके व्हाट्सएप में हो, चाहे वो रिसिपिएंट के व्हाट्सएप में हो, चाहे वो फ़ोन स्टोरेज में हो, वो चैट इन तीनों ही जगह पे या तो साइमल्टेनियसली स्टोर किया गया हो या फिर सीक्वेंशियली स्टोर किया गया हो। ऑल दीज पर्टिकुलर स्टोरेज दे ऑल आर प्राइमरी एविडेंस। हम ये नहीं बोलेंगे कि जिसने चैट भेजा है सिर्फ उसका जो चैट का स्क्रीनशॉट है दैट इज प्राइमरी एविडेंस, नहीं, रिसिपिएंट जो है, जो रिसीव किया है वो भी प्राइमरी एविडेंस होगा। अगर फोन के स्टोरेज में चैट सेव हुआ है तो वो भी प्राइमरी एविडेंस होगा। फिर से पढ़ते हैं, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और स्टोर्ड एंड सच स्टोरेज अकर साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियली इन मल्टीपल फाइल्स, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स में उसको स्टोर कर दिया गया, ईच सच फाइल इज प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। 5 पे आते हैं, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, सच इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्राइमरी एविडेंस अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, किसी कंटेंट को प्रॉपर कस्टडी में स्टोर करके रखा गया है। प्रॉपर कस्टडी का मतलब क्या होता है कि मतलब लाइक कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी पर्टिकुलर फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो बैंक रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो बैंक स्टोर करके रखता है, तो वो प्रॉपर कस्टडी में होता है, ठीक है। तो जब उसको प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस किया जाता है तो ये मान के चलते हैं कि जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस किया है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, मतलब वो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है दैट इज प्राइमरी एविडेंस। इज दैट क्लियर? इसका एग्जांपल है गवर्नमेंट डाटाबेस जो होता है, ठीक है, कंपनी का जो ऑफिशियल ईमेल सर्वर होता है, वहां से अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट ला रहे हो बिकॉज दे ऑल आर प्रॉपर कस्टडी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 6,
where a video recording is simultaneously stored in electronic form and transmitted or broadcast or transferred to another. Each of the stored recordings is primary evidence. अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, साइमल्टेनियसली उसको आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया, या फिर आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग को अगर ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, ब्रॉडकास्ट लाइक होता है ना टीवी पे दिखाते हैं, या ट्रांसफर कर रहे हो किसी और को, लाइक एक होता है ना कॉपी करके आप दूसरे कंप्यूटर में भेजते हो पेन ड्राइव के थ्रू, ठीक है, ईच ऑफ द स्टोर्ड रिकॉर्डिंग्स इज प्राइमरी एविडेंस। मतलब आपने जितनी भी कॉपीज क्रिएट किए वीडियो रिकॉर्डिंग्स की, वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइमरी एविडेंस। 7 where an electronic or digital record is stored in multiple storage spaces in a computer resource, each such automated storage including temporary files is प्राइमरी एविडेंस। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को कंप्यूटर के अंदर कई सारे फाइल्स में स्टोर करके रखा, मान लो आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको कई सारे विंडोज लाइक विंडोज सी में, विंडोज डी में, विंडोज एफ में कई जगह पे स्टोर करके रखा है, तो वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है जो आपने स्टोर करके रखा है, जो रिकॉर्ड आपने स्टोर करके रखा है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो प्राइमरी एविडेंस होंगे। इज दैट क्लियर? मतलब अगर हम लोग लूजली समझें तो हमें ये समझ में आता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की बात आती है तो उसका जो कॉपी क्रिएट किया जाता है वो एक प्राइमरी एविडेंस ही होता है। इसका लेजिस्लेटिव विजडम ये है कि भाई देखो, अगर तुम किसी वीडियो की कॉपी क्रिएट करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसमें अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो वो प्राइमा फेसाई बहुत आराम से पकड़ा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? वो बहुत आराम से पकड़ा जाता है। लेकिन अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में चेंज कर रहे हो तो वो पकड़ा पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी वीडियो को एडिट भी कर रहे हो तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि ये वीडियो जो ये ओरिजिनल है कि एडिटेड है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव विजडम यही है कि जब किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को कॉपी किया जाता है या कहीं और पे स्टोर किया जाता है तो उसका जो कंटेंट होता है ना, उसमें कोई भी डिसरप्शन कॉज नहीं होता। लेकिन जब हम किसी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट को अगर हम उसकी कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें कंकॉक्शन किया जा सकता है एंड वो कंकॉक्शन पकड़ाएगा भी नहीं। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को हमने बहुत ही लिबरली इंटरप्रेट किया और लिबरली इंक्लूड किया है कि यहाँ पर अगर इसका कॉपीज क्रिएट भी किया जा रहा है तो उसको भी हम प्राइमरी एविडेंस ही मानेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? अरे ये क्या हो गया? हाँ, आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी एविडेंस क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। इसके हमने कई सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ के समझे। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड सेक्शन 58। अच्छा, इसका ये इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। अ पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजेशन ऑफ ए नंबर ऑफ प्ले कार्ड्स ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल। ठीक है, कई सारे प्ले कार्ड्स को कई सारे प्ले कार्ड्स को प्रिंट किया गया है फ्रॉम द ओरिजिनल प्ले कार्ड। ठीक है, तो यहां पर जितने भी प्ले कार्ड्स को एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से प्रिंट किया गया है, सपोज इसके 30 कॉपीज बनाई गई है प्ले कार्ड्स की। ठीक है, तो जो ये 30 कॉपीज हमने क्रिएट की है एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से, ये सारी की सारी कॉपीज प्राइमरी एविडेंस होगी अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, लेकिन इसके आगे के पार्ट को आप पढ़िए, क्या है? एनी वन ऑफ द प्ले कार्ड्स इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एनी अदर। यानी कि 30 जो आपके प्ले कार्ड्स हैं ये सारे के सारे प्राइमरी एविडेंस होंगे अगेंस्ट द फॉर ईच अदर, बट नो वन ऑफ देम इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। बट ये सारे के सारे सेकेंडरी एविडेंस होंगे ओरिजिनल प्ले कार्ड के। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको इलस्ट्रेशन? जो मैंने आपको समझाया था, ये इलस्ट्रेशन जो है ये एक्सप्लेनेशन 3 से रिलेट करता है। ठीक है, कि जहां पर आपने यूनिफॉर्म प्रोसेस से किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया है, लिथोग्राफ किया है या फिर फोटोग्राफी की है, तो वहां पर वो यूनिफॉर्म प्रोसेस से जितने भी डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट में प्राइमरी एविडेंस होंगे। ठीक है, मतलब ईच इज द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी ओरिजिनल से उसके कई सारी कॉपीज क्रिएट की है तो वो सिर्फ ओरिजिनल ही प्राइमरी एविडेंस होगा। जो कॉपीज आपने क्रिएट की है वो सारी की सारी सेकेंडरी एविडेंस होंगे। इज दैट क्लियर? और ये हमने पढ़ा था सेक्शन 58 क्लॉज 2 के अंदर। नाउ वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 58 एज टू व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस। पहले हमें करना है सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेंट। तो 58 क्लॉज 1 जो है वो ये बताता है कि जो सर्टिफाइड कॉपी आपको मिलती है कोर्ट से या कहीं से भी, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी? सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जब आपको कोर्ट के रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए होती है ना, जिसको आप फर्दर यूज करना चाहते हो अपील में,
तो वहाँ पर आप जाते हो सर्टिफाइड कॉपी के काउंटर पे, वहाँ पर आप कुछ पैसे दे के अप्लाई करते हो, ठीक है। एंड अप्लाई करने के बाद जब आपकी सर्टिफाइड कॉपी तैयार हो जाती है तो आपको मैसेज आता है कि आपकी सर्टिफाइड कॉपी तैयार हो गई है, आके इसको रिसीव कर लीजिए। तो सर्टिफाइड कॉपी क्या होता है कि जो ओरिजिनल कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी एक कॉपी क्रिएट की जाती है, ठीक है। एंड उनके ऊपर कोर्ट का या फिर सर्टिफाइड कॉपी काउंटर का एक सील होता है जिसके थ्रू वो बताते हैं कि देखो ये हमने ही क्रिएट किया है और ये ओरिजिनल की एक ट्रू कॉपी है, दैट इट इज अ ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। हाँ, तो सर्टिफाइड कॉपी गिवन अंडर द प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेंट दे ऑल आर सेकेंडरी एविडेंस। अब एक बार पढ़ लेते हैं कि सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती है और इनके प्रोविजंस क्या है। सेक्शन 75 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट विच एनी पर्सन हैज़ ए राइट टू इंस्पेक्ट। हर एक पब्लिक ऑफिसर हर एक पब्लिक ऑफिसर जिसके पास किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कस्टडी है, ठीक है, जो कि कोई भी पर्सन जिसको इंस्पेक्ट कर सके, मतलब कोई भी जो पर्सन है उसको इंस्पेक्ट कर सके, उसके पास ये राइट है, शैल गिव दैट पर्सन ऑन डिमांड अ कॉपी ऑफ इट ऑन पेमेंट ऑफ द लीगल फीस देयरफॉर। तो अगर वो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको कोई भी इंसान इंस्पेक्ट कर सकता है एंड उसको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए, तो वो जो पब्लिक अथॉरिटी है वो उसको एक कॉपी प्रोवाइड करेंगे जब वो उसको पैसा पे कर देगा। आगे, टुगेदर विद द सर्टिफिकेट रिटन एट द फुट ऑफ सच कॉपी दैट इट इज अ ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट और पार्ट देयर ऑफ। अलॉन्ग विद दैट उस डॉक्यूमेंट के फुट पर लाइक नीचे लिखा रहेगा कि ये ओरिजिनल की एक ट्रू कॉपी है। आगे, एज द केस में बी एंड सच सर्टिफिकेट शैल बी डेटेड एंड सब्सक्राइब्ड बाय सच ऑफिसर विद हिज नेम एंड हिज ऑफिशियल टाइटल। और यहाँ पर जो ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा ट्रू कॉपी वाला, उसमें डेट लिखा होना चाहिए एंड ऑल्सो ये भी लिखा होना चाहिए कि उस ऑफिसर का नाम क्या है जिसने ट्रू कॉपी का स्टैंप मारा है। आगे, एंड शैल बी सील्ड, मतलब सील लगा होना चाहिए उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का। आगे, वेन एवर सच ऑफिसर इज ऑथराइज बाय लॉ टू मेक यूज ऑफ अ सील एंड सच कॉपी सो सर्टिफाइड शैल बी कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपीज। समझ में आ गया? तो जहां पर भी आप किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर, जहां पे भी कोई ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको कोई भी आम इंसान एक्सेस कर सकता है और उसकी आपको कॉपी चाहिए, तो आप उस पब्लिक ऑफिसर के पास जाके कुछ लीगल फीस पे करोगे। वो पब्लिक ऑफिसर जब आपको एक ट्रू कॉपी के स्टैम्प के साथ वो डॉक्यूमेंट दे देगा तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट क्या है, एक सर्टिफाइड कॉपी। एक्सप्लेनेशन, एनी ऑफिसर हु बाय द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी is authorized to deliver such copies shall be deemed to have the copy of such documents within the meaning of this section। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटी में हम ये मान के चलते हैं कि उसके पास उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होंगे। देखिए क्या लिखा है, एनी ऑफिसर हु बाय द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इज ऑथराइज टू डिलीवर सच कॉपीज। मतलब कोई भी ऐसा पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो सर्टिफाइड कॉपीज डिलीवर कर सकता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसके पोजेशन में, उसकी कस्टडी में वो पर्टिकुलर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। इज दैट क्लियर? 76 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। Such certified copies may be produced in proof of the contents of the public documents or parts of the public document of which they purport to be copies। दोबारा पढ़ते हैं। Such certified copies may be produced in proof of the contents of the public documents or parts of the public documents of which they purport to be copies। ठीक है, इन सर्टिफाइड कॉपीज को आप प्रोड्यूस कर सकते हो कोर्ट में, एंड कोर्ट जो है वो ये मान के चलेगा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल कॉपीज हैं। इज दैट क्लियर? सेक्शन 78 Presumption as to genuineness of certified copies. The court shall presume to be genuine every document purporting to be a certificate, certified copy or other document which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact and which purports to be duly certified by any officer of the central government or of a state government। देखिए, इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे टर्म शैल यूज़ हुआ है, जिसका अर्थ ये निकल के आता है कि कोर्ट जो है वो ये मैंडेटरली प्रिज्यूम करेगा कि जो भी सर्टिफाइड कॉपी आप लेके आ रहे हो वो जेन्युइन है। ठीक है, कोर्ट का प्रिजम्पशन यही चलेगा कि जो सर्टिफाइड कॉपी है वो जेन्युइन है। आगे यहाँ पे क्या कहा है, विच इज बाय लॉ डिक्लेयर टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्ट एंड विच purports to be duly certified by any officer of the central government or of a state government। तो अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर के द्वारा जो ऊपर की प्रोसीजर फॉर्मेलिटी है 75-76 की, ठीक है, प्राइमरली 75 की, अगर प्रोसीजर फॉर्मेलिटी से उसने कंप्लाई किया है, मतलब उसने नीचे सर्टिफिकेट दिया है, ट्रू कॉपी का स्टैंप लगाया है, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो यही प्रिजम्पशन लेके चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर सर्टिफाइड कॉपी है ये जेन्युइन है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 78 है ना, ये बेसिकली
शैल प्रिज्यूम के रिगार्डिंग बात करता है कि जो सर्टिफाइड कॉपीज का जो प्रिजम्पशन होगा जब आप उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे तो कोर्ट जो है वह प्रिजम्पशन कैरी करेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, ठीक है। इसका प्रोवाइजो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच डॉक्यूमेंट इज सब्सटेंशियली इन द फॉर्म एंड पर्पस टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ इन दैट बिहाफ। मतलब लॉ ने जो आपको यहाँ पे फॉर्मेलिटीज बताई है कंप्लाई करने के लिए, अगर उन सारे फॉर्मेलिटीज से आपने कंप्लाई किया है, दैट इज अगर आपने सिग्नेचर लिया है उस अथॉरिटी का, ट्रू कॉपी का स्टैंप लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर यही पे हम यही हम मान के चलेंगे कि वो सर्टिफाइड कॉपी जो है वो जेन्युइन है। कोर्ट यहाँ पे प्रिजम्पशन कैरी करेगा कि वो सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन है। क्लॉज 2, the court shall also presume that any officer by whom any such document purports to be signed or certified held when he signed it the official character which he claims in such paper। कोर्ट यहाँ पे ये भी प्रिजम्पशन कैरी करेगा कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसके पास उसको सर्टिफाई करने की प्रॉपर अथॉरिटी थी अगर उसने अपने पब्लिक ऑफिस में बैठ के ये काम किया है, तो सर्टिफाइड कॉपी को इशू किया है। तो बस सेक्शन 78 में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे और उस सर्टिफाइड कॉपी में जो भी प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज है उससे कंप्लाई किया गया, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन कैरी करेगा कि वो सर्टिफाइड कॉपी का जो नेचर है वो जेन्युइन है। और क्लॉज 2 ये कहता है कि कोर्ट ये भी प्रिजम्पशन कैरी करेगा कि जो भी पब्लिक ऑफिसर जिसने उसको सर्टिफाई किया है वो पब्लिक ऑफिसर ऑफिशियल कैपेसिटी होल्ड करता था उस डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो आपको सेक्शन 58 क्लॉज 1 समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये हमारा हो गया। क्लॉज 2 देखते हैं। क्लॉज 2 भी हमने कर लिया था, दोबारा एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेसेस विच इन देमसेल्व्स इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। मतलब जब आप किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कई सारे कॉपीज क्रिएट करते हो और जब उन कॉपीज को आप साथ में कंपेयर करते हो, जो कॉपीज क्रिएट हुए और वो सारे के सारे सेम मिलते हैं, तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि जो भी आपने कॉपीज बनाए वो सारे के सारे सेकेंडरी एविडेंस होंगे। क्लॉज 3, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। अब यहाँ पे आपको समझना इंपॉर्टेंट है इसका मतलब क्या है, ठीक है। सेक्शन 58 क्लॉज 3 जो है इट डील्स विद द सिचुएशन जहां पर आपने कॉपी किया है किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को। अब ये कॉपी आप कैसे कर रहे हो? आप इसको लिख ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेपर में एक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को नोट डाउन कर दिया, तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी एविडेंस होगा। बट यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पहले प्रूव करनी पड़ेंगी कोर्ट में। क्या? कि जो ये आपने कॉपी किया है ये आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में था। क्लॉज 4, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। ये हमने कर लिया था जब हमने इसको पढ़ा था सेक्शन 57 के एक्सप्लेनेशन 2 के साथ, ठीक है, कि जो एग्जीक्यूट करता है उसके अगेंस्ट में वो प्राइमरी एविडेंस होता है और जो एग्जीक्यूट नहीं करता है उसके अगेंस्ट में वो सेकेंडरी एविडेंस होता है, ठीक है। 5 पे आते हैं। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। अब इसको ना लेके लोगों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, वो कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लॉज 5 ये कहता है कि आप ओरल अकाउंट दे सकते हो अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपनी आंखों से देखा है तो। मतलब सपोज दिस वॉज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, किसी इंडिविजुअल ने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को देखा है, अपनी आंखों से इसके कंटेंट्स को देखा है, और ये डॉक्यूमेंट बाय एनी रीजन अगर आप कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो तो वहां पर आप इसके बिहाफ में ओरल अकाउंट दे सकते हो। लेकिन जब हमने सेक्शन 54 पढ़ा था तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। दैट इज ट्रू, ठीक है। तो अब यहां पर आपको लगेगा कि ये दोनों जो प्रोविजंस हैं ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। लगता है प्राइमा फेसी, बट ऐसा नहीं है। देखिए सेक्शन 54 की लैंग्वेज ये कहती है कि आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते टू प्रूव द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब आपको किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए हम ओरल एविडेंस देने से अलाउ नहीं कर रहे। इसका मतलब यहां पर यह निकल के आता है कि आपने मतलब ऐसे बोला कोर्ट में आके कि वो डॉक्यूमेंट जो है, मतलब अभी उसके एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं हुई है कि वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। आप डायरेक्टली कोर्ट में गए और आपने ओरल एविडेंस देना शुरू कर दिया कि ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट था और वो डॉक्यूमेंट में ये कंटेंट लिखा हुआ था। ये अलाउड नहीं है। अगर आपने पहले ये प्रूफ कर दिया कि एक डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है एंड देयर आफ्टर एग्जिस्टेंस के बाद आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते या फिर उसका कोई फोटो कॉपी आपके पास नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम आपको ओरल अकाउंट देने के लिए अलाउ कर रहे हैं। लेकिन जनरली आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते टू प्रूव द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मतलब कि आप डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए, उसके कंटेंट्स को शो करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं दे सकते।
ठीक है। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस प्रूव हो गई कि वो डॉक्यूमेंट जो है इट एग्जिस्ट, देन देयर आफ्टर आप ओरल अकाउंट दे सकते हो, लॉ आपको ये अलाउ करता है। समझ में आ गया? ये दोनों का डिफरेंस है सेक्शन 54 एंड सेक्शन 58 क्लॉज 5। ठीक है। नाउ अब ये जो 6th 7th और 8th है, ये पहले आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं था, इसको न्यूली ऐड किया गया है। दिस इज ओरल एडमिशन एंड रिटन एडमिशन, इन दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझना इसको। ठीक है। देखिए, ओरल एडमिशन का मतलब यहां पर यह है कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो ओरली एडमिट कर रहा है कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए ने बी से बोला कि मैंने डॉक्यूमेंट सी को एग्जीक्यूट किया था, मतलब मैंने डॉक्यूमेंट सी के ऊपर सिग्नेचर किया था। तो जो बी है, ठीक है, जो बी है वो इस रिगार्डिंग ओरल एडमिशन दे सकता है। ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर जैसे ऐसे कह सकते हैं कि ओरल एडमिशन इन द सेंस कि लाइक ए जो है, ठीक है, ये चलो ये तो बी वाले, ये एक्चुअली रिटन एडमिशन में आ जाएगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, सॉरी, हाँ ऐसे समझ लीजिए कि ए बोलता है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट को साइन किया है। ठीक है, आई साइंड एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहां पर ए ने एक ओरल एडमिशन दिया है कि मैंने डॉक्यूमेंट पर साइन किया है। तो पहले आपको यहां पे प्रूव ये करना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में था। उसके बाद अगर आप उसके प्राइमरी डॉक्यूमेंट को नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो और आपने कोई ओरल एडमिशन दिया है कि आपने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था या कुछ भी, तो वहां पर भी वो एक सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। और रिटन एडमिशन ये हो गया कि आपने रिटन फॉर्मेट में कहीं पे ये लिख के रखा है कि आपने किसी एग्रीमेंट को साइन किया है। ओरल एडमिशन मतलब क्या हुआ कि आप एडमिट कर रहे हो कि आपने किसी डॉक्यूमेंट को साइन किया या आपने किसी डॉक्यूमेंट में लाइक एज अ पार्टी एंटर किया है। रिटन एडमिशन में ये हो गया कि आपने लिख के कहीं पे एडमिट किया है कि मैंने इस डॉक्यूमेंट में एंटर किया है, इसको साइन किया है। इज दैट क्लियर? ओरल एंड रिटन एडमिशन क्लियर हो गया। 8th, evidence of a person who has examined a document, the original of which consists of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in court and who is skilled in the examination of such documents। अब मान लो कि बहुत ही कोई वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वॉल्यूमिनस मतलब बहुत सारे वॉल्यूम्स में वो डॉक्यूमेंट है, और अगर उसको कोर्ट में भेजा जाए कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, तो उससे कोर्ट का बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा एंड अलॉन्ग विद दैट कोर्ट उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो इस वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का कोई एक्सपर्टीज होल्ड करता है, ठीक है, और उसने सारे के सारे वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया है, तो वो कोर्ट में आके यहां पर ओरल एविडेंस दे सकता है इस रिगार्डिंग। क्या लिखा है? द एविडेंस ऑफ ए पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट द ओरिजिनल ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामिन इन कोर्ट एंड हु इज स्किल्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। मतलब वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने में एक्सपर्टीज होल्ड करता है, तो अगर वो कोर्ट में आके उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी ओरल एविडेंस देता है तो वो एडमिसिबल होगा, बट एज अ सेकेंडरी एविडेंस, नॉट एज ए प्राइमरी एविडेंस। क्यों? बिकॉज द वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट वुड इन इटसेल्फ बी द प्राइमरी एविडेंस। जब उसके कंटेंट के रिगार्डिंग कोई एक्सपर्ट आके कोई भी स्टेटमेंट देता है तो वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओरल एडमिशन रिटन एडमिशन समझ में आ गया है ना आपको? ओरल एडमिशन क्या होता है कि जब आप ओरली एडमिट करते हो, आप अपने मुंह से ये बोलते हो कि हाँ भाई मैंने किसी एग्रीमेंट को साइन किया है। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया सकता बिकॉज वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, अब एक पार्टी जो है वो एग्री कर लेती है, ओरली कोर्ट में ये एग्री कर लेती है कि हाँ मैंने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे साइन किया था, या फिर वो अगर इन रिटन फॉर्मेट में ये एग्री कर देती है कि हाँ मैंने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे साइन किया था, तो ये हो जाएगा ओरल एडमिशन एंड रिटन एडमिशन। तो यहां पर ये क्या है? ये हो जाएगा एक प्रकार का सेकेंडरी एविडेंस बट नॉट प्राइमरी एविडेंस। इज दैट क्लियर? इलस्ट्रेशन करते हैं इसके। अ फोटोग्राफ of an original is secondary evidence of its contents, though the two have not been compared if it is proved that the thing photographed was the original। जब आप किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटोग्राफ लेते हैं तो वो सेकेंडरी एविडेंस होता है। हम उसको सेकेंडरी एविडेंस तब भी मानेंगे अगर आप ये प्रूव ना कर पाओ कि ओरिजिनल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाँ सॉरी, अगर आपने ओरिजिनल के साथ उसको कंपेयर नहीं भी किया है तब भी हम मानेंगे कि वो फोटोग्राफ जो है वो सेकेंडरी एविडेंस है, प्रोवाइडेड यू हैव प्रूव्ड इट दैट द डॉक्यूमेंट इज इन एग्जिस्टेंस। बी, a copy compared with a copy of a letter made by a copying machine is secondary evidence of the contents of the letter if it is shown that the copy made by the copying machine was made from the original। देखिए यहां पे क्या कह रहा है,
इसको दोबारा पढ़ते हैं. अ कॉपी कंपेयर्ड विद अ कॉपी ऑफ अ लेटर मेड बाय अ कॉपिंग मशीन इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द लेटर इफ इट इज शोन दैट द कॉपी मेड बाय द कॉपिंग मशीन वॉज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल. देखिए, अगर आपने सपोज क्या किया है, ओरिजिनल से कॉपीज क्रिएट कर दी है थ्रू अ मशीन, लाइक फोटो कॉपी वगैरह क्रिएट कर दिया, ठीक है. अब यहां पर क्या है, आपने इसका कॉपी क्रिएट कर लिया. कॉपी कैसे क्रिएट किया, आपने लिख लिया इसके कंटेंट्स को, ठीक है. अब आपने जो ये चीज लिख लिया है, जब इसको आप इससे कंपेयर कर लोगे और ये प्रूव हो जाएगा कि ये ओरिजिनल से ही कॉपी बनाया गया है, तो आपने जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, ये हो जाएगा सेकेंडरी एविडेंस. ठीक है, देखिए क्या लिखा है, अ कॉपी कंपेयर्ड विद अ कॉपी ऑफ अ लेटर मेड बाय अ कॉपिंग मशीन. ठीक है, आपने कॉपी क्रिएट किया है विद अ कॉपी ऑफ अ लेटर मेड बाय अ कॉपिंग मशीन इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द लेटर इफ इट इज शोन दैट द कॉपी मेड बाय द कॉपिंग मशीन वाज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल. या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक ओरिजिनल की कॉपी बनाई गई, एक ओरिजिनल की कॉपी बनाई गई, ठीक है, फिर इस कॉपी की भी एक कॉपी बना दी गई. तो अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि ये जो पर्टिकुलर कॉपी है ये ओरिजिनल से ही बनाया गया था, तो ये कॉपी जो है ये भी इसका सेकेंडरी एविडेंस होगा. इज दैट क्लियर? सी पे आते हैं. अ कॉपी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ कॉपी बट आफ्टरवर्ड्स कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस, बट द कॉपी नॉट सो कंपेयर्ड इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल ऑल्दो द कॉपी फ्रॉम विच इट वॉज ट्रांसक्राइब्ड वॉज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल. क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अ कॉपी transcribed from a copy but afterwards compared with the original is secondary evidence, but the copy not so compared is not secondary evidence of the original although the copy from which it was transcribed was compared with the original. देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपने किसी कॉपी को ट्रांसक्राइब किया है और उसको अगर आप ओरिजिनल से कंपेयर नहीं करते हो तो वो वहां पर सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा अनटिल अनलेस उसको आप ओरिजिनल से कंपेयर कर दो. बस यही है, इसमें ज़्यादा इतना रेलिवेंट नहीं है. नेक्स्ट है, नीदर an oral account of a copy compared with the original nor an oral account of a photograph or machine copy of the original is secondary evidence of the original. ध्यान समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है. देखिए, जब हम ओरल अकाउंट की बात करते हैं तो आप ओरल अकाउंट सिर्फ तब दे सकते हो जब आपने ओरिजिनल को देखा हो अपनी आंखों से. ठीक है, अब सपोज क्या हुआ कि आपने ओरिजिनल का कॉपी क्रिएट कर लिया एंड जो कॉपी था उसका एक बंदा ओरल अकाउंट दे रहा है, तो ये जो ओरल अकाउंट है इट वुड नॉट बी द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल. यहां पे हम इसको एज ए सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, ये सेकेंडरी एविडेंस होगा लेकिन ये यहां पर सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा. समझ में आ गया? 59 देखते हैं. 59 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस. डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन्ड. ठीक है, मतलब यहां पर ये कह रहा है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट को, ये डेक्लेरेटरी प्रोविजन है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना है तो आप उसको खाली प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ करोगे एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन, मतलब कि जहां पे हम आपको सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए अलाउ कर रहे हैं. 60 पे आते हैं. केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स मे बी गिवन. केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स मे बी गिवन. देखिए 58 के अंदर हमने ये समझा है कि सेकेंडरी एविडेंस हम किन किन चीज़ों को कहेंगे. ठीक है, क्या क्या हो गया, जैसे आपने मशीनरी से कॉपी किया है, सर्टिफाइड कॉपी हो गया, ओरल एडमिशन हो गया, रिटन एडमिशन हो गया, ओरल अकाउंट हो गया. ठीक है, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया अगेंस्ट द पर्सन हु हैव नॉट एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब हमें ये समझना है कि हम सेकेंडरी एविडेंस किन सिचुएशंस में कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं. देखिए जनरल रूल क्या कहता है, बेस्ट एविडेंस रूल का, कि अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल ही प्रोड्यूस करिए, सेकेंडरी एविडेंस पर रिलाय मत करिए. सेकेंडरी एविडेंस पे हम सिर्फ आपको तभी रिलाई करने देंगे जब आप सेक्शन 60 के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दो. आइए इसको पढ़ते हैं. सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली पहला, व्हेन द ओरिजिनल is shown or appears to be in possession or power of the person against whom the document is sought to be proved. अब मान लो आपको एक डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी प्रोड्यूस करना है, वो फोटोकॉपी क्या है, सेकेंडरी एविडेंस. तो यहां पे हम आपको सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ कर देंगे अगर जो ओरिजिनल है वो उस पार्टी के पास है जिसके अगेंस्ट में आपको उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है. बी, ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रीच ऑफ और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. अगर वो डॉक्यूमेंट किसी ऐसे इंडिविजुअल के पास है जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, या फिर वो डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कोर्ट में मंगवाया नहीं जा सकता. लाइक हो सकता है वो कंट्री के बाहर चला गया हो, तो वहां से उस डॉक्यूमेंट को मंगवाना बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. तो इस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी एविडेंस पे रिलाई कर सकते हो. ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट. अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन लीगली बाउंड था किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बट उसको नहीं प्रोड्यूस करता है, तो वहां पर जो पार्टी के पास उसका फोटोकॉपी है या कोई भी सेकेंडरी एविडेंस है वो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है. एंड
when after notice mentioned in section 64 each such person does not produce it। अब देखिए सेक्शन 64 हमने कवर कर लिया था, ठीक है, कि किन सिचुएशन में आप क्लॉज ए में एंटर कर सकते हो, वो सेक्शन 64 के अंदर है, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था, आप उसको रेफर कर सकते हो, दोबारा उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लॉज बी, when the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest। जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है, उसने कोर्ट में एग्री कर लिया रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वहां पर आप उसका फोटोकॉपी प्रोड्यूस कर सकते हो अगर उसने एग्री कर लिया रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। सी, when the original has been destroyed or lost, or when the party offering evidence of its contents cannot for any other reason not arising from his own default or neglect produce it in रीजनेबल टाइम। अगर ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया है या खो गया है तब भी आप सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि प्राइमरी एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय या गायब नहीं होना चाहिए आपके डिफॉल्ट की वजह से, या आपने डेलिबरेटली उस पर आग लगा दी फिर बाद में आप सेकेंडरी एविडेंस पर रिलाई कर रहे हो, कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगा। डी, when the original is of such a nature as not to be easily movable। अब मान लो कोई ट्रांसक्रिप्शन है जो कि पत्थर पे छपा हुआ है, ठीक है, या फिर बहुत बड़े बिलबोर्ड पे छपा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पूरा बिलबोर्ड तो आप कोर्ट में लेके जाओगे नहीं, या फिर वो बहुत बड़ा रॉक जो है उसको कोर्ट में लेके जाओगे नहीं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, उसका एक फोटोग्राफ खींच के भी अगर कोर्ट में लेके आ जाते हो तो कोर्ट आपको अलाउ कर देगा, ठीक है। बट जो ट्रांसक्रिप्शन जो पत्थर पे छपा हुआ है, जो बिलबोर्ड है, वही प्राइमरी एविडेंस होगा। ये हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के डेफिनेशन में पढ़ लिया था, ठीक है, डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में पढ़ लिया था सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर। ई, when the original is a public document within the meaning of section 74। अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो कभी पब्लिक डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल नहीं मिलता है, उसका हमेशा आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलता है, लाइक कोर्ट रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, बर्थ रजिस्टर हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इसका ओरिजिनल आप नहीं ले सकते, आप इसका खाली सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो। तो जहाँ पे भी कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आप सेकेंडरी एविडेंस पर रिलाई कर सकते हो, दैट इज यू कैन प्रोड्यूस द सर्टिफाइड कॉपी इन द कोर्ट। एफ, when the original is a document of which a certified copy is permitted by this अधिनियम or by any other law in force in India to be given in evidence। अगर लॉ आपको अलाउ करता है सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए तो वहां पे आप सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हो, ओरिजिनल आपको कोर्ट में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, when the originals consist of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in court and the fact to be proved is the general result of the whole collection। बहुत वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है, लेकिन कोर्ट का जो कंसर्न है वो खाली ये है कि उस वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट का कंक्लूजन क्या है। तो अगर कोई भी एक्सपर्ट है, ठीक है, जो इस वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे बैंक का लेजर अकाउंट होता है जहाँ पे लाइक सारे ट्रांजेक्शन्स के डिटेल होते हैं। अब हर रोज लाइक हजारों लाखों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो कोर्ट जो है उन सारे ट्रांजेक्शन्स को तो नहीं रीड कर सकता है। तो मान लो कोई ऑडिटर है, उसने सारे ट्रांजैक्शन को पढ़ा है और उसका कंक्लूजन कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे ऐसे केस में हम सेकेंडरी एविडेंस अलाउ करेंगे, ठीक है। वहां पे वो क्या करेगा, बेसिकली कोर्ट में आके स्टेटमेंट देगा रिगार्डिंग द कंक्लूजन ऑफ दैट लेजर अकाउंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। फॉर द पर्पसेज ऑफ क्लॉजेस ए, सी एंड डी एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल। ए, सी एंड डी के केस में आप कोई भी सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो सेक्शन 58 के अंदर। क्लॉज बी, द रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल। जब क्लॉज बी की बात आ रही है तो यहाँ पे सिर्फ रिटन एडमिशन को ही आप एज ए सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। थर्ड, थर्ड क्लॉज ई एंड एफ, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट बट नो अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। ई और एफ के केस में आप सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी पे रिलाई कर सकते हो और किसी भी प्रकार का सेकेंडरी एविडेंस हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट का आप फोटोग्राफ खींच के कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो, ये नहीं है। आपको प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाके एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, उसका फीस पे करना पड़ेगा। फीस पे करने के बाद जब वो प्रॉपर अथॉरिटी उस पर स्टैंप लगा के आपको दे देगा, सर्टिफिकेट नीचे देके कि ये ट्रू कॉपी और इसको मैंने ही साइन किया, अपना नाम लिख के, ओनली देयर आफ्टर कोर्ट उसको एडमिसिबल मानेगा। ये नहीं कि आप फोटो खींच के ले और कोर्ट में एडमिट कर रहे हो, कोर्ट इसको अलाउ नहीं करेगा। जी, फोर्थ क्लॉज जी, evidence may be given as to the general result of the documents by any person who has examined them and who is skilled in the examination of such document। यानी जब यहाँ पे हम क्लॉज जी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम खाली सेक्शन 58 क्लॉज 8 पे रिलाई करेंगे। समझ में आ गया आपको? सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। ज़्यादा इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। 58 में क्या क्या सेकेंडरी एविडेंस है ये इंपॉर्टेंट है। 57 के जितने एक्सप्लेनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरली 1, 2 एंड 3, ठीक है। 4, 5, 6, 7 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 60 के अंदर बस आपको क्लॉज ए को ध्यान रखना है क्योंकि ये सेक्शन 64 से रिलेट करता है।
सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। बाकी जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो लाइक लॉजिकली हर इंसान जानता है, इतना आपको लॉ भी पढ़ने के लिए उसके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लॉजिक भी अगर आप अप्लाई करोगे तो आप कंक्लूड कर लोगे कि सेक्शन 60 के अंदर क्या क्या सर्कमस्टांसेस कवर है जहाँ पे आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो कोर्ट में, ठीक है। सो आई गेस थोड़ा सा ये बोरिंग था प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, बट आई एम हैप्पी कि ये खत्म हुआ ताकि मैं फाइनली रेलेवेंट फैक्ट्स की तरफ आगे बढ़ सकूं, क्योंकि उसको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत सारे केस लॉस के साथ, ठीक है। तो वो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सो वी आर फाइनली डन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको कवर नहीं करा है, इसका रीज़न यही है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो मैंने आपको समझा दिया है। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि देखो प्राइमरी होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी होता है जो 58 के अंदर दिया गया है, ठीक है। और बेस्ट एविडेंस रूल यही कहता है कि आपको प्राइमरी प्रोड्यूस करना है। अगर प्राइमरी अवेलेबल नहीं है और सेक्शन 60 आपको अलाउ करता है तब आप 58 के अंदर सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसमें और कोई भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सा बनता नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन 4 से अपनी डिस्कशन को शुरू करेंगे। 4 से लेके 50 तक कवर करेंगे सारे रेलेवेंट फैक्ट्स, एंड आई गेस काफ़ी हद तक 40% बीएसए तो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। रेलेवेंट फैक्ट्स की डिस्कशन थोड़ी लंबी होने वाली है बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसको बहुत डिटेल में करेंगे एंड बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।